अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है और मेरी वीडियोस जो हैं वो हेल्थ टिप्स के तौर पे आ रही हैं। तो आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है एक बार फिर से, वो हैं डॉक्टर वसीम अब्बास हाशमी साहब। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस यानी कि यरकान, काला और पीला यरकान। हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें ये वायरस, ये बैक्टीरिया बहुत सरायत करता जा रहा है। इसके अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रेशो लगाएं तो वो 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है अभी तक जो ये पाकिस्तान में सरायत करता जा रहा है। आज हम डॉक्टर वसीम अब्बास हाशमी साहब से पूछेंगे कि ये वायरस है क्या, ये होता क्यों है और इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। तो चलते हैं सर वसीम अब्बास हाशमी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी दोबारा दावत देने का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस से, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी के बड़े करीब करीब से आपको एक बार ज़रूर उसका वास्ता पड़ता है। आप किसी पे भी घर में चले जाएं आप देखेंगे कि या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट का प्रॉब्लम या यरकान जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, कोई ना कोई एक पेशेंट ज़रूर इनमें से किसी न किसी एक बीमारी का होगा। तो हम आज इसको बहुत एक बेसिक इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक है काला यरकान, एक है पीला यरकान। जो काला यरकान है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस बी और सी ये बेसिकली ब्लड बॉर्न वायरस है। इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसकी जो इंतकाल है एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जो मुंतकिल होता है, उसका जो सोर्स है वो ब्लड है। ये बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी ये फ़लाँ इलाके का पानी ठीक नहीं है तो वहाँ पे काला यरकान फैल गया। तो ये बेसिकली मिस कम्युनिकेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। बी और सी इज़ प्योर ब्लड बॉर्न, पहली बात। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो मैं आपको बता दूं कि जो बी का वायरस है वो एक कतरे का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ 1 ड्रॉप एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में अगर मुंतकिल हो जाए तो उसको बी हो जाता है। और जो सी है वो एक कतरे का 1000वां हिस्सा, अगर एक मरीज़ से दूसरे पेशेंट दूसरे बंदे में शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको सी हो जाता है। तो बी और सी जिसको हम काला यरकान कहते हैं, ये बेसिकली ब्लड से फैलता है, मुतासरा शख्स से दूसरे में इसकी ट्रांसमिशन है। अब हम आ जाते हैं पीले यरकान की तरफ, जिसको ए कहते हैं, ई कहते हैं। ये दो जो हैं ये हैं पीले यरकान। और ये होते हैं, इसका जो रूट है वो है फीको ओरल रूट, यानी कि पखाने के रास्ते से पानी में शामिल होकर, स्टूल के ज़रिए शामिल होकर और ये दोबारा चला जाए इंसानी जिस्म के अंदर। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है बाज़रिया पानी, डर्टी वाटर, डिफेक्टेड फूड, डिफेक्टेड वाटर, तो जिसको हम कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन है पीले यरकान का वो है बाज़रिया पानी, गंदा पानी। और वो भी तब जब उस पानी के अंदर किसी पीले यरकान के पेशेंट का स्टूल के कंटेंट शामिल हो जाएं। तो बेसिकली तो हम इसको डिवाइड करते हैं वाटर बॉर्न और दूसरा ब्लड बॉर्न। जो वाटर बॉर्न है वो ए और ई, जो ब्लड बॉर्न है वो बी और सी। अब हम देखते हैं कि ये इसका आगे का साइकिल, हम इन दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम कर लेते हैं जो वाटर बॉर्न है जिसको पीला यरकान कहते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में ब्लड बॉर्न को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वाटर बॉर्न क्या कितना अरसा ह्यूमन बॉडी में परसिस्ट करता है, रहता है, क्या ये मुस्तकिल हो जाता है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी अलामतें कैसे आती हैं। जो वाटर बॉर्न है जिसको पीला यरकान कहते हैं, इसकी लाइफ एवरेज है 4 to 6 वीक्स, 6 हफ्ते में ये ह्यूमन बॉडी से क्लियर हो जाता है। और इसकी जो अलामतें हैं वो माइल्ड सिम्टम्स, बिल्कुल आम अलामतों से लेकर फुल ब्लोन लिवर फेलियर तक भी जा सकते हैं। शुरू में हल्की सी भूख का ना लगना, उल्टी का ख्याल, पेट का दर्द और इस तरह की चीज़ें अलामतें आती हैं। और बाद में आपका पेशाब का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जब आपका बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए, 2.5 से बढ़ जाए, तो फिर आपकी आइज़ येलो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक आम इंसान को भी अंदाज़ा हो जाता है देख के कि शायद उसको पीला यरकान है। और ये ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है।
तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और हम बहुत एग्रेसिवली इसको ट्रीट नहीं करते। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम लीवर को फेल होने से बचाएं। 6 हफ्ते में ह्यूमन बॉडी से क्लियर हो जाता है। ये हमेशा अक्यूट फेज़ में होता है, ये कभी भी क्रॉनिक फेज़ में कन्वर्ट नहीं होता, ये ह्यूमन बॉडी में मुस्तकिल रहता नहीं है। ए और ई, तो ई ज़्यादातर फीमेल में होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं। अब हम आ जाते हैं काले यरकान की तरफ, बी और सी की तरफ, जो कि ब्लड बॉर्न है, जिसको काला यरकान कहते हैं। और इसमें से कुछ परसेंट ह्यूमन बॉडी ख़ुद भी वायरल लोड निकाल देती है कुछ केसेस के अंदर। अगर ये 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसमें फिर उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ टेस्ट हैं वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये क्रॉनिक फेज़ में कन्वर्ट हो गया। उसकी फिर मॉनिटरिंग चलती रहती है। अब बी और सी दोनों काले यरकान हैं और दोनों में ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने देखा होगा जो EPI शेड्यूल, जो बच्चों का शेड्यूल होता है, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की जाती है, क्योंकि वो एक DNA वायरस है। तो बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हमने देखा है कि आपका वायरल लोड कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन बिल्कुल PCR आपका नेगेटिव कम केसेस में होता है बी के अंदर। तो बी की वैक्सीनेशन है कामयाब और ट्रीटमेंट अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, इरेडिकेशन। अब हम आ जाते हैं सी की तरफ। सी की वैक्सीनेशन के ट्रायल चल रहे हैं, इस पे काम हो रहा है सी की वैक्सीनेशन के ऊपर। तो सी की वैक्सीनेशन पे अभी काम हो रहा है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना बी की सक्सेसफुल है, और वो एक RNA वायरस भी है। और जो दूसरी है इसकी ट्रीटमेंट वो कमाल की है। वक्त के साथ साथ सी की ट्रीटमेंट अच्छी से अच्छी आती गई। अब तो ये 1 पिल थेरापी, एक गोली के ऊपर भी आ गई है इसकी ट्रीटमेंट। और इसके जितने भी टाइप्स हैं, 7-8 जितने भी टाइप्स हैं, सब के अंदर 1 पिल थेरापी है। टोटल कोर्स 3 मंथ भी है, 6 मंथ भी है। तो काले यरकान में 2 कैटेगरीज़ हैं, बी और सी। बी की वैक्सीनेशन सक्सेसफुल, लेकिन ट्रीटमेंट अभी पेंडिंग में है उसकी। और सी की ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन अभी उस पर काम हो रहा है। तो बी का एक अलग फेज़ है, सी का अलग फेज़ है। ये काले यरकान है दोनों, और ये दोनों ब्लड बॉर्न होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन ब्लड के ज़रिए होती है। बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड कैन काज काला यरकान। तो जो वाटर बॉर्न है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें ने जिस तरह से ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया है, मेरा नहीं ख्याल कि देखने वालों को उसकी समझ ना आई हो। अच्छा सर, एक ये लेमैन के क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस ए और बी है, क्या ये पानी से फैलता है, गंदे पानी से फैलता है? ए तो कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है, जो बी है वो ब्लड बॉर्न है, सी फिर ब्लड बॉर्न है, डी उनमें होगा जिसमें पहले से हेपेटाइटिस बी हो, उसको हम डेल्टा वायरस कहते हैं। फिर आगे आता है ई फिर वाटर बॉर्न है। तो जो ए और ई है वो वाटर बॉर्न, जो दरमियान वाले पोर्शन है बी सी, ये ब्लड बॉर्न। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो लोग आमतौर पे ए और बी इकट्ठे कह देते हैं कि ये दोनों कैसे फैलते हैं। दोनों का सोर्स ऑफ स्प्रेड डिफरेंट है, दोनों का सोर्स ऑफ स्प्रेड, एक में ब्लड है एक में वाटर है। तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। और सर जो काला यरकान जिसको कहा जाता है कि ये कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है, क्या इसका इलाज मुमकिन है सर? देखिए, काला यरकान 2 किस्म के हैं, बी और सी। जो बी है, बी को आप वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि EPI शेड्यूल में भी है। बाद में भी इसकी 3 डोजेज़ हैं, जैसे मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाई हुई है। अब बी से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका मैं गाइड कर देता हूँ लोगों को। बी की बाद में अडल्ट जो करने के बाद इसकी वैक्सीनेशन आती है, वैक्सीनेशन। और इसको जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, हम उनमें लगवाते हैं 0 मंथ, 1 मंथ और 3 मंथ के बाद, टोटल 3 डोजेज़। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, दूसरे लोग हैं, उनमें भी 3 डोजेज़ लगेंगे, लेकिन 0, 1 और 6 इन मंथ में। फिर आपकी बॉडी के अंदर ना एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगी। अब एंटीबॉडीज़ को जब भी कभी किसी कोई बंदा है, उसको वैक्सीनेशन उसकी हुई है, बी की वैक्सीनेशन उसने लगवाई हुई है, उसको प्रिक हो जाता है। अगर उसको प्रिक होता है तो वो पैनिक हो जाता है कि मुझे तो हेपेटाइटिस बी का प्रिक हो गया। तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन है? अगर वो कहते जी मेरी वैक्सीनेशन तो है,
फिर हम कहते हैं कि आप जाके इसके टाइटर करा लें, एंटीबॉडीज़ लेवल करवा लें, टाइटर करा लें, अमाउंट देख लें। तो एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए कि कब वो उन्होंने वैक्सीनेशन करवानी है, कब बूस्टर लगवाना है। अगर तो एंटीबॉडीज़ लेवल हैं मोर देन 100, तो आपको बूस्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेफ़ हैं। अगर आपके एंटीबॉडीज़ हैं 10 से लेकर 100 के दरमियान एंटीबॉडीज़ लेवल वैक्सीनेशन के बाद, जैसे कोविड में लोग करवा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन चल रही है उसकी भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। डेवलप हो रही है और वो आप उसको अभी ये चीज़ें आनी हैं। तो उसके बाद दूसरा आती है 10 से लेके 99 के दरमियान। तो अगर इसके दरमियान में है तो आपको एक बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लेस दैन 10 है तो आपको पूरा शेड्यूल दोबारा रिपीट करवाना पड़ेगा, 0, 1, 3 या 6 जो भी है। तो ये हेपेटाइटिस बी के हवाले से है। इसके बाद आते हैं, ये तो होगी उसकी प्रिवेंशन। जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म एंटीवायरल थेरापी 1 साल भी देते हैं लोग, फिर लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। वो वायरल लोड देखते रहते हैं तो वायरल लोड को कम करते हैं। तो वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंट हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट कुछ लोगों में लाइफ लॉन्ग, कुछ लोगों में 1 साल के बाद वायरल लोड देख के। अब हम आ जाते हैं सी की तरफ। तो सी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। वो 3 मंथ की इसकी ट्रीटमेंट है, 3 मंथ भी है, कुछ रेजिस्टेंट केसेस के अंदर जिनमें रिलैप्स हो जाते हैं उसमें 6 मंथ भी है। पहले इंटरफेरान थी, वक्त के साथ साथ जिद्दत आती गई, मेडिसिन अच्छी से अच्छी आती गई, एंटीवायरल थेरापी। अब तो 1 पिल थेरापी, 1 गोली है जो आपने 3 माह खानी है तो आपका पीसीआर नेगेटिव हो जाता है। दोनों में एहतियातें सेम हैं, एहतियातें दोनों में सेम हैं। वो भी ब्लड बॉर्न है, वो भी ब्लड बॉर्न है। तो आपने जो इसके बैरियर्स हैं जिसको आप रोक सकते हैं, वो आपने ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड है। मिसाल के तौर पे क्रॉस मैचिंग, स्क्रीनिंग के दौरान गलती ना हो, कोई डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं या कोई भी इंटरवेंशन करा रहे हैं आप, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए। तो ये क्योंकि फैलता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ज़्यादा फैलता है, तो इन चीज़ों को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन पाकिस्तान में चलती रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहे, और हम कहते हैं ये चलते रहने चाहिए ताकि ये सिलसिला एक लॉन्ग टर्म हो, एजुकेशन लोगों की होती रहे। जिस चीज़ को आप रोक सकते हैं वो तो रोकनी चाहिए। देखें, वक्त का एक टांका बेवक्त के 9 टांकों से बेहतर है। अगर आप शुरू में आप प्रिवेंशन कर लें तो आप पेशेंट की मिजरीज़ कम कर सकते हैं, आप उसकी तकलीफ़ कम कर सकते हैं, उसकी कास्ट कम कर सकते हैं, आप इसे बचा सकते हैं मरीज़ को होने से। आप ट्रांसमिशन ही रोक दें तो प्राइमरी प्रिवेंशन कर दें जी, बजाय ये कि पेशेंट को हो फिर वो बेचारा ट्रीटमेंट है, लंबी उसकी ट्रीटमेंट है, महंगी भी ट्रीटमेंट है। तो हम तो कहते हैं जी प्राइमरी प्रिवेंशन होनी चाहिए, और प्राइमरी प्रिवेंशन की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, की जा सकती है। तो ट्रीटमेंट कास्ट फिर बेचारे नेगेटिव हो भी जाते हैं। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में नोट किया है, कुछ सिम्टम्स इनकी परसिस्ट करती हैं, काले ईयर कान वालों की। बॉडी एक्स, जिसम में हल्की हल्की दर्दें, भूख का ना लगना, जल्दी सी थकावट का एहसास। तो ये अलामतें कुछ ऐसी हैं जो मरीज़ों में रहती हैं, परसिस्ट करते हैं, बिफ़ोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मेरा ख़्याल ये है कि प्रिवेंशन इसमें की जा सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए बी काले ईयर कान के लिए। और काला ईयर कान दोनों फार्में, बी हो या सी, दोनों ख़तरनाक है, और अल्टीमेट दोनों लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीवर फेलियर में चले जाते हैं। फिर आपको या तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लोग देते हैं जैसे चल रहा है, या अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसमें फिर लीवर ट्रांसप्लांट है। और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए फिर एक पूरा क्राइटेरिया है, वो एक मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन किया जा सकता है। पाकिस्तान में हो रहा है, PKLI इदारा है वहाँ पे हो रहा है। तो और ये सर काफ़ी महंगा भी है इसका इलाज। जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो कोई तकरीबन 70 लाख के करीब जाता है इसका। तो सर अब ये बताइएगा कि अपना ये जो है काला ईयर कान, इससे ज़िंदगी जा सकती है इंसान की अगर इसको टाइमली ना किया गया हो, प्रिवेंट ना किया गया हो, या डायग्नोज ना किया हुआ टाइमली, तो क्या इससे ज़िंदगी का ख़तरा भी हो सकता है? देखें, एज ए मुस्लिम तो हम ये कहते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस ज़्यादा करते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हर बीमारी में, किसी भी, चाहे कैंसर है, मेलिग्नेंसी है, कोई भी, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम तो होती है। मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, कोई कहता है कि इसमें कितना ईयर्स कम हो जाती है, इतना ईयर्स बच जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कम हो जाती है, एक तो ये। दूसरा जो असल चीज़ है वो उसकी तकलीफ़ है, उसकी मिज़रीज़ हैं, उसकी तकलीफ़।
तो हम तो कहते हैं कि जी उसकी मिजरीज़ कम होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़ाहिर है आप ट्रीटमेंट टाइमली करेंगे तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, उसकी बीमारी डिले हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस डिले हो जाएंगी, डेथ तो आनी है, वो तो हर इंसान का एंड तो होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, ज़ाहिर है हर इंसान ने जाना तो है और कोई ना कोई एक बहाना तो बढ़ता है। तो जाना हर किसी ने है, किसी ने कभी, किसी ने जल्दी, किसी ने बाद में। तो जल्दी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आप उसकी मिजरीज़ कम कर लेंगे, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लेट तशख़ीस होगी, डिले हमारे पास आएगा, लेट प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, एंड स्टेज के साथ आएगा, एंड स्टेज लीवर फेलियर के साथ आएगा। तो फिर ना उसकी बेचारे की ना मिजरीज़ कम हो सकती हैं, ना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप पैलिएटिव थेरापी करते हैं, जितना आप उसकी शिद्दत में कमी कर सकते हैं वही करते रहते हैं। फिर आप उसे कहते हैं कि आप लिवर ट्रांसप्लांट पे जाएं। लिवर ट्रांसप्लांट फिर एक अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग दिन डिबेट रखी जा सकती है। तो वो कम लोगों के नसीब में है जी अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट फिर लिवर ट्रांसप्लांट है। तो आप या तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप को कहें कि जी मैं लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ कॉम्प्लिकेशन के बाद, तो बेहतर तो यह है कि आप शुरू से ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, एहतियात कर लें, होने से बचा लें। तो वो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। उस पर ख़र्चा कम है, एफ़र्ट कम है, रिज़ल्ट अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जब हो जाएगा और एक ख़ास हद से बढ़ जाएगा फिर ख़र्चा ज़्यादा, सिम्टम्स कम ट्रीट कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं कर सकते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। और सर ये इसकी जो रेशो है वो औरतों में ज़्यादा होती है या मर्दों में ज़्यादा होती है? दोनों में बराबर कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे मर्द बाहर जाते हैं, वो कोई भी प्रोसीजर जैसे लेमैन से जाके करा लिया, डेंटल प्रोसीजर है, शेव है, तो इस चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मर्दों में थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है। औरतों में प्रोसीजर करवाती हैं, कान है, नाक है, उसको तो उसमें भी हो सकता है। बाकी मैं बस एक टेस्ट की बात करता जाऊँ कि टेस्ट कौन सा किया जा सकता है। तो शुरू में स्क्रीनिंग इसकी की जाती है, काले यरकान की बात कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनिंग के बाद फिर इलाइज़ा, फिर इलाइज़ा के बाद पीसीआर। जो डेफिनेटिव टेस्ट है वो पीसीआर है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, वो फिर एक अलग चैप्टर है कि उसके ऊपर कैसे डिस्कस किया। बहरहाल पीसीआर इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। तो बाकी पूरा वर्कअप होता है, और हेपेटाइटिस के पेशेंट की ट्रीटमेंट एक पूरा वर्कअप है। वो आप उसको बहुत ऐसे ब्लाइंडली ट्रीट नहीं कर सकते, आपको आप सारे बाकी असेसमेंट उसके एलएफटीज़ करवाने हैं, पूरा एक प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप इसकी सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करना चाहिए। और ये कोई टोटका और इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि जितनी भी हम टोटके करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं या तो हिपैटोटॉक्सिक होती हैं या नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको या लिवर फेलियर या किडनी फेलियर करा सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करना चाहिए इसको। तो जितना भी जल्दी हो सके एक्सपर्ट ओपिनियन, हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए। और सर इसमें अगर किसी औरत को है और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो क्या वो कंटेमिनेटेड जो वीमेन है उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है? ये बी और सी के बारे में ट्रांसमिशन तो हर चीज़ की बताई गई है, उसमें कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ ब्लड बॉर्न कितने % है, इन प्लेसेंटल के ज़रिए कितना % ट्रांसफ़र है, तो इसकी मुख्तलिफ रेशो है, इसकी परसेंटेजेस हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसकी बहुत कम %, एब्सोल्युटली तो नहीं कहा गया कि भी नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, बहुत कम फ्रैक्शंस है। तो बी वाले को हम एंटीबॉडीज़, हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा के वैक्सीनेशन करवा के, अगर मदर बी को है, बच्चा जब डिलीवर होता है तो आप उसको एक तो वैक्सीनेशन कर देते हैं, दूसरे उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा देते हैं और मदर फीड करा सकती है, सी में भी करा सकती है। रेशो तो मौजूद है, लेकिन रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखते हुए तो मदर फीड कराई जा सकती है। तो नाजरीन, जैसा कि सर ने बताया कि हेपेटाइटिस की अलामात क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि मर्द हज़रात जो घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं वो किसी नाई के पास जाते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं तो वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं उससे। उन्होंने बताया कि एक कतरे का अगर 100वां हिस्सा भी इंसान के अंदर चला जाए तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे रहें, हाइजीनिकली रहें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, पानी भी साफ़ सुथरा पिएँ। तो इसके साथ हम, सर ने बताया कि हम जो इलाज से बेहतर है एहतियात,
अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली है, वो तकरीबन 7 मिलियन का ख़र्चा है और वो हमारी पॉपुलेशन मोस्टली वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि हम इलाज की तरफ जाने से पहले ख़ुद को मॉडिफाइड करके, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करके बीमारी से बच सकें। मैं एक बार फिर से सर वसीम अब्बास हाशमी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया और लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए वो टाइम देते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अपना और अपने गिरदो नवाज़ सबका ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।